जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार, एक क्लासेस HMH हनुमानगढ़ से। और फिजिक्स के इस पोर्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं ध्वनि के बारे में, जिसमें हमने तरंगों को तो पढ़ लिया कि तरंगें बनती कैसे हैं, कितने प्रकार की होती हैं। आज की क्लास में हम इन्हीं तरंगों को और थोड़ा सा डीपली डिस्कशन करेंगे कि तरंगों के जो मुख्य अवयव हैं या तरंग के बारे में जो हमें पढ़ने को मिलती हैं बातें कुछ, उनको कैसे डिफाइन किया जाता है या वास्तविक में वो चीजें होती कैसे हैं। जैसे मान लो कि कोई तरंग है और वो तरंग एक बिंदु से शुरू होके इस प्रकार से चलती है, ऐसे। तो तरंग के अवयव हमें यहां पढ़ने हैं कि तरंग के क्या क्या टर्म्स हमें पढ़नी है, क्या क्या हमें उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। उन टर्म्स को हम यहां डिस्कशन करते हैं, क्या अवयव यहां है। अच्छा, पहला देखें आयाम। अब इस तरंग में आयाम क्या है? आयाम व्यक्त करता है एक कण के विस्थापन को, कि अधिकतम विस्थापन कितना हुआ। जैसा कि पानी के बारे में हमने बात की थी कि पानी पर जब आप पत्थर डाल रहे हैं तो पानी की सतह अपनी सरफेस से, अपनी मध्य स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठती है, और जब ये ऊपर उठ रहा है तो इसमें कुछ इस बिंदु पर विस्थापन आया, यहां कुछ ऊपर उठा, फिर वापस नीचे आएगा, और ये फिर वापस नीचे जाएगा, फिर बराबर आएगा, फिर ऊपर उठेगा। तो ये ऊपर नीचे इस पे गति होगी। अच्छा, जो ये माध्य स्थिति से अधिकतम ऊपर तक जा रहा है, अधिकतम जो विस्थापन मिल रहा है, इसको हम आयाम कहते हैं। ये वैल्यू आयाम रहती है। अलग अलग कंडीशंस में ये विस्थापन अलग अलग है। देखो, कहीं भी ये विस्थापन यहां से ऊपर गया, यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर ये यहां तक ऊपर तक, फिर घटते नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर माध्य स्थिति तक आ गया। तो ये वैल्यू जो है ये घटती बढ़ती जा रही है। तो जो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन किसी कण का रहता है उसको हम आयाम कहेंगे। ए से व्यक्त करते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, एम्पलीट्यूड। अच्छा, नेक्स्ट टर्म हमें पढ़ने को मिलती है आवर्ती। तो आवर्ती क्या है? तो ये आवर्ती पर ध्यान दें। आवर्ती और आवर्तकाल ये दो ऐसी टर्म्स हैं जो आपस में मिली जुली हैं और जिनको आप एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आवर्ती और आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल वो समय जो एक चक्कर पूरा करने में लगता है। इसको हमने दोलन वाला जब टॉपिक पढ़ा था गति में, तब भी हमने आवर्ती और आवर्तकाल को बताया था। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, इस पूरे को एक चक्कर कह रहे हैं कि माध्य स्थिति से अधिकतम ऊपर की तरफ विस्थापन हुआ, माध्य स्थिति से न्यूनतम नीचे की तरफ विस्थापन हुआ, इस पूरे को एक चक्कर कहते हैं। और एक चक्कर में लगने वाला समय टाइम पीरियड होता है, एक चक्कर का समय। एक चक्कर में लगने वाला समय टी से व्यक्त करते हैं हम इसको। अच्छा, नेक्स्ट है आवर्ती। तो आवर्ती होती है 1/, आवर्तकाल, जबकि फॉर्मूले में तो हम ये लिख रहे हैं 1/, आवर्तकाल या 1/T, n से व्यक्त कर रहे हैं हम इसे 1/, आवर्तकाल। या यूं कहें, एक सेकंड में चक्करों की संख्या, एक सेकंड में कितने चक्कर ये पूरे कर गया। इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक पहिया जो आपकी बाइक में रेस देते हैं आप, और वो बाइक का पहिया जो है 60 RPM पे घूम रहा है या 6000 RPM पे घूम रहा है, मान लो। RPM मतलब रोटेशन पर मिनट। तो इस रोटेशन पर मिनट को आप एक मिनट में, एक सेकंड में चक्कर भी कैलकुलेट कर सकते हो, एक सेकंड में कितने चक्कर लगे, और एक चक्कर में लगा समय भी लगा सकते हो। एक चक्कर में लगा समय, ठीक है। तो एक सेकंड का चक्कर भी आ गया और एक सेकंड में एक चक्कर में लगने वाला समय, ये दो अलग अलग मान आप इतनी सी वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये जो दो मान होंगे, इनमें से इसको तो हम आवर्तकाल कहेंगे और इसको हम आवर्ती कहेंगे, ठीक है, कितने चक्कर कैलकुलेट किए। सेम ऐसे ही तरंगों के केस में भी होता है कि एक सेकंड में ये ऐसे पूरे वाली तरंग जो है कितनी गुजर गई
उसको हम आवर्ती कहेंगे। हमने बात की थी कि हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवर्ती सुन सकते हैं, तो इसका मतलब 1 सेकंड में ऐसी 20 तरंगे गुजर जाएं, उसको हम 20 हर्ट्ज वाली आवर्ती कहेंगे। तो वो हमें सुनाई दे सकती हैं, 20 हर्ट्ज वाली सुनाई दे सकती हैं। हमारे सुनने की ऑडिबल रेंज जो है, श्रव्य जो है हमारी रेंज जो है वो हमारी इतनी। तो ये 3 टर्म हमने यहां पढ़ ली। एक नई टर्म हम पढ़ते हैं, तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या है? तरंग से रिलेटेड। तो देखें तरंगाग्र किसे कहेंगे? तरंगाग्र का मतलब यह है कि जो समान कला के कण हैं, जिनमें जो सारे कण एक जैसी कला में पहुंचे हैं, उन सबको मिला दो तो वो तरंगाग्र बन जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान दो, मान लो पानी में पत्थर डाला आपने, यहां से पत्थर से 5 सेंटीमीटर अगर मैं दूर देखता हूं, पत्थर जहां से डाला है वहां से 5 सेंटीमीटर में दूर में जब देखता हूं तो पानी ऐसे उठा हुआ है। पानी तो ऐसे ही चलेगा, या उठेगा फिर जाएगा, फिर उठेगा फिर जाएगा, ऐसे चलेगा। 5 सेंटीमीटर दूर जब मैं देखता हूं तो पानी ऐसे उठा हुआ दिखता है। इधर से 5 सेंटीमीटर देखता हूं तब भी पानी ऐसे उठा हुआ दिखता है, इधर से देखता हूं तब भी पानी उठा हुआ दिखता है। इसका मतलब इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर में चाहे कहीं भी देख लूं, मेरे को पानी ऐसे उठा हुआ मिल रहा है। किसी क्षण पर, किसी एक क्षण पर पानी ऐसे उठा हुआ मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, ये उठे हुए बिंदुओं को मिला के एक सर्कल बना दिया। ठीक है, एक सर्कल बना दिया और इसको हमने कह दिया कि एक तरंगाग्र है। अच्छा, 6 सेंटीमीटर पे देखें तो पानी मेरे को ऐसे खड्डे में मिलता है, ऐसे दबा हुआ। सेम ऐसे यहां पे भी दबा हुआ मिलता है, यहां पे भी दबा हुआ मिलता है, यहां पे भी मिलता है, पीछे की तरफ। तो ऐसे चारों तरफ से दबा हुआ मिलता है। मैंने उन दबे हुए बिंदुओं को भी मिला के एक सर्कल बना दिया और उसको कह दिया एक तरंगाग्र है। तो अब जब सारे बिंदुओं को ऐसे मिलाते जाएंगे तो छल्ले बढ़ने शुरू हो जाएंगे। एक छोटा छल्ला है, छोटा रिंग है, एक बड़ा रिंग है, और बड़ा रिंग है, और बड़ा रिंग है। तो ऐसे अलग अलग रिंग बनते जा रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े छल्ले बनते जा रहे हैं, जिनको हम तरंगाग्र कहते हैं। प्रकाश तरंगाग्र की फॉर्म में चलता है। प्रकाश तरंगों की, तरंगे तो हैं ही, तीर वाली तरंगे तो आपने देखी हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश और ध्वनि जो है वो ऐसे तरंगाग्रों की फॉर्म में चलती है। तरंगाग्र का मतलब है कि कोई चीज में भरना, किसी चीज को भराव करना। जैसे मान लो एक कमरा है और इस कमरे में यहां कोई खाली जगह छोड़ दी मैंने और कहा जी प्रकाश फेंको। तो एक तो तरीका यह है कि प्रकाश की किरणें सीधी जाएं, सीधी जाके टकरा के वापस आ जाएं। दूसरा तरीका यह है कि जब यहां प्रकाश होगा, एक बार के लिए सोचें, जब यहां प्रकाश होगा तो इस वाले प्रकाश का ये असर क्या यहां देखने को नहीं मिलेगा? क्या यहां देखने को नहीं मिलेगा? क्या यहां इन किनारों पर नहीं मिलेगा? तो ये असर मिलता है। आप अपने घरों में जब रात को गेट बंद कर दो और अपने रूम का गेट बंद कर दो और आपके साथ वाले रूम की लाइट जलती हो, ठीक है, तो गेट के नीचे से भी रोशनी आती है और नीचे से आती हुई रोशनी की वजह से आपको अपने कमरे में भी हर चीज दिखाई देनी शुरू हो रही है। इसका मतलब उस रोशनी को फैलना आ रहा है, उसको भरना आ रहा है, वो पूरे रूम में भर रही है। हालांकि कम दिखती हैं चीजें, लेकिन कुछ ना कुछ विजिबिलिटी जनरेट होती है। किसकी वजह से? गेट के नीचे आती हुई रोशनी से, सिर्फ उस गेट के नीचे आती हुई रोशनी से। तो वो हुआ क्यों? तो प्रकाश को फैलना आया, भरना आया, तरंगों को फैलना आया। तो सेम यहां पे भी जब ये प्रकाश स्रोत अगर यहां है तो इसका असर यहां भी मिलता है। तो ये प्रकाश स्रोत की वजह से ये ऐसे फैलता है, भरता है पूरे में, ऐसे पूरे में भरेगा ये। हाँ, ये हो सकता है कि यहां थोड़ी सी तीव्रता कम हो, यहां कम हो, लेकिन उसका असर जरूर मिलेगा। तो ऐसे जब प्रकाश फैल रहा है या ध्वनि फैल रही है तो उसको हम तरंगाग्रों की फॉर्म कह देते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक बल्ब आपने यहां लगाया, उसकी वजह से इस रूम में तो सारा प्रकाश फैल गया, और मैंने क्या किया, यहां ये स्टोर रूम है, इस स्टोर रूम का भी गेट खोल दिया। यहां पर ये गेट खोल दिया मान लो, तो स्टोर रूम का गेट खोलेंगे तो इस प्रकाश की वजह से स्टोर रूम में रोशनी होगी कि नहीं होगी? तो ऑब्वियस है कुछ रोशनी होगी, कुछ ना कुछ तो असर यहां भी आएगा। और वह यहां भी प्रकाश कैसे है? ऐसे भरना शुरू होगा। वो बात अलग है कि तीव्रता कम रहेगी, लेकिन प्रकाश भरेगा जरूर। तो प्रकाश वास्तव में तरंगाग्रों की फॉर्म में चलता है। ध्वनि भी ऐसी चलती है और इसी वजह से ध्वनि को मुड़ना आता है, ठीक है, चलना आता है, मुड़ना आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ध्वनि के बारे में बहुत सारी बातें हमें यहां पढ़नी है। नेक्स्ट एक वर्ड पढ़ते हैं हम, कला। कला क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं फेज। तो ये कला बेसिकली कौन से डिपेंडेंट है? कि किसी बिंदु पर
एक्स अक्ष के सापेक्ष या माध्य स्थिति के सापेक्ष कितने कोण पर कोई बिंदु स्थित है। जैसे मान लो एक कण या कोई तरंग ऐसे चली, अब इसमें कलाएं बतानी हो तो कलाएं कैसे बताएंगे, तो कला हम बताएंगे अलग अलग बिंदुओं की। इस बिंदु का कोण लिया जाएगा इस अक्ष के साथ, इस अक्ष के साथ कितना कोण आया, ये वाला। इस बिंदु का स्पर्शरेखा खींच के कोण लिया जाएगा, कितना कोण आया। इस बिंदु का कोण लिया जाएगा, किसी कोण कितना आया, तो ये 90 डिग्री आया। ऐसे ही चलते जाओ और कितना कोण आया। तो बेसिकली ये जो तरंगें बनी है ये वृत्ताकार पथ की वजह से बनी है, इस वृत्ताकार पथ पर ही अनुसरण करते हुए ये कोण बने हैं। तो ये कोण वेरी करते हैं 0, 90, 180, 270 और फिर 360। इसका मतलब एक कण जो चल रहा है, ये वाला कण यहां से लेकर के ऐसे पूरा पथ जो चल रहा है, एक पूरे पथ में इस कण ने ये सारे कोण बनाए हैं, ये सारे कोण। ये वाला 0 वाला पॉइंट ये था, 90 वाला पॉइंट ये था, 180 वाला पॉइंट ये था, ये वाला बिंदु 180, 270 वाला पॉइंट ये था, 360 वाला वापस यहां पहुंच गया, ये 360 वाला पॉइंट था। तो अलग अलग कोणों में अलग अलग कण गति करता हुआ चल रहा था, तो उसके बढ़ने वाले कोण जो है, जिसको हम वृत्ताकार गति से समझ सकते हैं, उन कोणों को हम कह देते हैं कला कोण। उनके अलग अलग कला कोण है। ऐसे ही प्रकाश की तीव्रता होती है। तीव्रता होती है शक्ति प्रति क्षेत्रफल कि कितनी शक्ति तीव्र जो है उसने ध्वनि ने या कोई जो तरंगे हैं वो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितनी शक्ति उत्पन्न कर रही है। क्षेत्रफल मतलब 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर लंबा कोई सतह है और इस सतह पर ध्वनि तरंगे आती हैं और आके कितना प्रभाव उत्पन्न करती हैं, कितनी शक्ति उपलब्ध करवाती हैं, इसको हम कह देंगे तीव्रता। ठीक है। और मानव अगर कानों की बात करें, मनुष्य के कानों की अगर बात करें, तो हमारे सुनने की पावर जो है 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। मानव कानों की सुनने की तीव्रता जो है वो हम इतनी तीव्रता की चीजें हम सुनते हैं, 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर की इतनी चीजें हम आराम से सुन सकते हैं। 2-3 साउंड ऐसी होती हैं जो मिक्स होने के बाद हमें अलग सुनाई देती हैं या जिनको हम मिक्स कर पाते हैं, उसको हम विस्पंद टॉपिक में पढ़ेंगे कि विस्पंद क्या होते हैं। एक बहुत अच्छा टॉपिक हमें डिस्कशन करना है बीट्स के बारे में। आप लोगों ने सुने होंगे गानों में ये बीट्स वर्ड को यूज करते हैं। वो पंजाबी एक सॉन्ग था, अंग्रेजी बीट थे। तो एक्चुअल में वहां उस सॉन्ग में बीट वर्ड का मतलब सेंस अलग है और वास्तव में फिजिक्स में हम बीट को किससे एक्सप्लेन करते हैं वो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, बताएंगे आपको कि बेसिकली बीट का सही मतलब क्या है। वो तो सॉन्ग के लिए बना दिया जैसा भी बनाया। अच्छा, तो मानव नेत्र के मानव जो कानों के हमारे सुनने की क्षमता है वो इतनी होती है। मैक्सिमम हम कहां तक सुन सकते हैं, तो एक बार के लिए ये देखें ये वैल्यू कितनी है। ये है 10 की पावर -12। इसका मतलब 1 बटा कितने जीरो, 12 जीरो, ऐसे 12 जीरो लगाए। तो इसका मतलब एक भी वैल्यू पूरी नहीं है। अधिकतम हम जो सुन सकते हैं वो कितनी होती है, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, बस। मतलब मैक्सिमम अगर इतनी सुन ले तो हमारे कान फट जाएंगे। ये हमारे अधिकतम सुनने की क्षमता है, अधिकतम मैक्सिमम, इससे ज्यादा हम नहीं सुन पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट बात करें कि ध्वनि की गति कितनी है, कि अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग जो कैलकुलेट किया गया वो किस आधार पर कैलकुलेट किया गया। तो प्रत्यास्थ माध्यम में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ध्वनि का वेग। क्या क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ना कंसेप्चुअल चीजों को फॉलो करता है। कंसेप्ट वाली कई सी बातें इसमें इस टॉपिक में आ जाती हैं। जैसे प्रत्यास्थ माध्यम होता क्या है। प्रत्यास्थ माध्यम वो जिसमें कुछ खिंचाव तनाव बनने की क्षमताएं हों, और हर माध्यम प्रत्यास्थ होता है। ठोस भी प्रत्यास्थ होते हैं, द्रव भी प्रत्यास्थ होते हैं और गैस भी प्रत्यास्थ होती है। ठीक है। और देखा जाए तो प्रत्यास्थता में अलग अलग जो भी माध्यम आ रहे हैं उनकी सबकी अलग अलग लेवल होती है प्रत्यास्थता की। किसी की कितनी प्रत्यास्थता है, किसी की कम प्रत्यास्थता है, किसी की ज्यादा प्रत्यास्थता है, लेकिन हर वस्तु प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थता शून्य नहीं कह सकते हैं आप।
किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए तो ठोस सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होते हैं, द्रव उससे कम प्रत्यास्थ होते हैं, गैस उससे कम प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ का मतलब कि एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाए और उसके अंदर परिवर्तन कितना दे पा रहे हैं आप, उसको हम प्रत्यास्थता से व्यक्त करते हैं। इसको प्रत्यास्थता को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको 11th के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है तब हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्या है कि ध्वनि का वेग किसमें ज्यादा होगा, तो ध्वनि का वेग जिसकी प्रत्यास्थता ज्यादा होगी उसके अंदर ध्वनि का वेग ज्यादा होगा। तो ध्वनि का वेग ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है, गैस में उससे भी कम होता है, ठीक है। ठोस में वेग कितना है, तो ठोस का वेग है लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड, 5000 मीटर पर सेकेंड। द्रव का वेग इससे बहुत कम है, 1500 मीटर पर सेकेंड। और गैस में जो है ध्वनि का वेग जो है, गैस में ध्वनि का वेग है लगभग 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 330 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में जो क्रांतिकारी टाइप की जो फिल्में थी, या पुराने समय में लोग जो है पटरी के ऊपर कान लगा के और अंदाजा लगा लेते थे कि ट्रेन कितनी दूर है या ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि जब ट्रेन चल रही है तो वो ठोस में ध्वनि का संचरण कर रही है। ट्रेन का चलना जो है उस लोहे की पटरी में ध्वनि चलाया जा रही है और आप उसको बड़े डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से उस आवाज को सुन सकते हैं। इस वजह से आप देखें, जब मान लो एक क्लास में बच्चे बैठे हैं खूब सारे, एक लंबी टेबल पे बैठे हैं और इस कॉर्नर का बच्चा अगर टेबल पे कुछ स्क्रैच कर रहा है, कुछ आवाज कर रहा है और वो उधर कॉर्नर का बच्चा कान लगा के सुने तो उसको आराम से सुनाई दे सकता है। कारण क्योंकि ध्वनि जो संचरित हो रही है वो ठोस में सबसे ज्यादा तेज गति से हो रही है, इसलिए उस पर सुनाई देती है। इसलिए पटरी के ऊपर कान लगा के, हालांकि आजकल नहीं लगा सकते आप, क्योंकि आजकल की पटरियां इतनी ज्यादा साफ नहीं है, आप कोशिश नहीं करें, गूगल यूज करें, IRCTC की साइट यूज करें, उससे पता लग जाएगा ट्रेन के लाइव लोकेशन कहाँ है। कान लगा के नहीं पता करें, तो कान लगा के बता सकते हैं कि उसकी ध्वनि जो है कितनी दूर है या कितनी जल्दी, कितनी देर में ट्रेन यहां तक पहुंच जाएगी। तो ये हमारे पास जो है प्रत्यास्थ माध्यम में ध्वनि का वेग आ गया। दो टर्म्स हमें और पढ़ने को मिलती हैं। एक न्यूटन सूत्र आता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यूटन सूत्र क्या है, और एक लाप्लास सूत्र क्या है। तो 2 मिनट के अंदर अंदर इन टॉपिक्स को भी खत्म करते हैं, ज्यादा डिटेल में इनको नहीं पढ़ेंगे। न्यूटन ने यह कहा कि ध्वनि जो चल रही है वो संपीड़न विरलन संपीड़न विरलन संपीड़न विरलन ऐसे चल रही है। ध्वनि ऐसे दबती है, फिर फैलती है, फिर दबती है, फिर फैलती है, माध्यम को ऐसे चला रही है। और ऐसे दबने में ये जो घटना है ये समतापीय घटना है। न्यूटन के हिसाब से ध्वनि का चलना समतापीय घटना है। ध्वनि का चलना समतापीय घटना है, याद रखें न्यूटन के अनुसार। और न्यूटन ने फॉर्मूला बताया कि ध्वनि अगर निकालनी है तो आप निकाल सकते हो P/ρ से। P वायुमंडलीय दाब लगा सकते हो, रो वायु का घनत्व लगा सकते हो। वायु का घनत्व होता है रो 1.29 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, और P वायुमंडल में 1.012 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 5 है ये, 10 की पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वायुमंडलीय दाब, आपने ये जब वैल्यू पुट की न्यूटन के हिसाब से ये था कि ये समतापीय घटना है। न्यूटन अपनी जगह सही थे। न्यूटन ने ये कहा कि जब कोई चीज चल रही है या ध्वनि चल रही है तो वो ऊष्मा जनरेट नहीं करती है, तापमान समान रहता है। जैसे मान लो आप अपने कमरे में गाने चलाओ, ठीक है, और आप गाने सुनते जाएं, 2 घंटे तक गाने सुन रहे हो, तो गाने सुनने से या वो जो ध्वनि जनरेट हुई उस ध्वनि से कमरे का तापमान तो नहीं बढ़ा। अगर कमरे का तापमान बढ़ता तो फिर हीटर की आवश्यकता ही नहीं थी। गाने चलाए रखो और रूम अपने आप ही गर्म हो जाएगा, सर्दियों में बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूटन ने यह कहा कि जी ध्वनि की वजह से तापमान में कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्वनि जब चलती है तो समतापीय घटना होती है, तापमान समान रहता है। ये सारे मान जब रखे गए तो ध्वनि का वेग हमें मिला लगभग 280 मीटर प्रति सेकेंड, जबकि ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहां न्यूटन गलत हो गया,
ठीक है, न्यूटन ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी इस फॉर्मूले को समझने में। तो इस फॉर्मूले को सुधारने कौन आया? तो सुधारने के लिए लाप्लास सूत्र लगाया गया, जिसने ये कहा कि ध्वनि का चलना जो है वो रुद्धोष्म प्रक्रम है। रुद्धोष्म प्रक्रम है, बस नाम याद रखें। रुद्धोष्म प्रक्रम वो होता है जहां ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता, ठीक है। समतापीय प्रक्रम में तापमान समान रहता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। अगर ऊर्जा बढ़ेगी, अगर कुछ कार्य होगा तो ऊर्जा घट जाएगी और खुद से ही कार्य करना पड़ता है, बाहर से ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो आप निकाय यूज कर रहे हैं, तो एग्जांपल के लिए हम मान सकते हैं कि जैसे थर्मस है और थर्मस के ऊपर आपने पिस्टन रख दिया, ठीक है, ये मान लो थर्मस है, चारों तरफ से बंद है, ऊष्मा बाहर नहीं जा सकती, ये पिस्टन रख दिया। तो इस पिस्टन को कौन उठाएगा? इसके अंदर का जो गैस जो आपने भरी है या जो पानी आपने भरा है, उसकी जो भाप है, उसी ने काम करना है, उसी ने इसको ऊपर उठाना, बाकी किसी की कोई औकात नहीं है, ठीक है। वो ही इसको ऊपर उठा सकता है, बाकी तो नहीं उठा सकते हैं। तो रुद्धोष्म प्रक्रम ऐसे प्रक्रम को कहते हैं जो ना तो बाहर से ऊष्मा लेता है ना बाहर ऊष्मा देता है। अच्छा, तो लाप्लास ने क्या कहा कि न्यूटन साहब ने इतनी सी गलती कर दी कि इसको समतापीय घटना बताया। वास्तव में ये समतापीय घटना नहीं है, ये कैसी घटना है? रुद्धोष्म घटना है। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो लाप्लास का नाम देके रुद्धोष्म घटना पूछी जा सकती है, आपको ये नाम बताना है बस। और फॉर्मूला क्या बना दिया गया? V = गामा P/ρ। गामा जो है विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है Cp/Cv। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स में मैं लिखवा दूंगा, फिर भी याद नहीं करें इसको। गामा की वैल्यू गैस के लिए रहती है 1.41। किसी गैस के लिए जो है अगर गामा को कैलकुलेट करना हो, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, इनका अनुपात है। तो 1.41, और जब ये वैल्यू सारी पुट करते हैं तो V की वैल्यू हमें मिली लगभग 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि लगभग 330 के आसपास थी। और ये कह दिया गया कि गैसीय माध्यम, ये कह दिया गया कि ये ध्वनि जो है ये फॉर्मूला ज्यादा सही है, ज्यादा सटीक है। तो न्यूटन ने कुछ कोशिशें की, न्यूटन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कैसी घटना बताई? हमारे सिलेबस से रिलेटेड हमें इस घटना का नाम याद रखना है। न्यूटन ने समतापीय घटना बताई कि म्यूजिक को चलाने से तापमान नहीं बढ़ता है। लाप्लास ने यह कहा कि जी तापमान नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ ऊर्जा ही जनरेट नहीं हो रही। लाप्लास कहता है कि जी जब वो दबाते हैं, माध्यम को दबाते हैं, तो ऊर्जा बढ़ती तो है, लेकिन जैसे वो फैलता है तो वो ऊर्जा का वापस अवशोषण कर लेता है। तो फैलना जो है संपीड़न में, संकुचन में और विरलन में, फैलने में और संपीड़न में ऊर्जा जो जनरेट हो रही है वो ही यूज हो रही है। तापमान फिर भी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन काम ये हुआ है, संपीड़न में भी ऊर्जा जनरेट हुई और विरलन में वही ऊर्जा को यूज कर लिया गया। तो रुद्धोष्म प्रक्रम, न्यूटन ने उस चीज को थोड़ा सा समझने में गलती कर दी, इस वजह से उनके फॉर्मूला जो है बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिला। यहां हमें ऑलमोस्ट सही वैल्यू मिलती है, 332 मीटर प्रति सेकंड की जो है प्रकाश का, उसका ध्वनि का वेग हमें देखने को मिला। नेक्स्ट, ध्वनि से रिलेटेड हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो आने हैं कि जी गैसीय माध्यम में ध्वनि को कौन कौन जो है प्रभावित कर सकता है। कि मान लो एग्जाम्पल के लिए कि सर्दियों में और गर्मियों में ज्यादा ध्वनि कब तेज चलेगी, बारिश में और धुंध में कब तेज चलेगी, या दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, बर्फीले एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हमें इसमें गैस को और गैस के माध्यम में ध्वनि को पढ़ना है। यहां हमने प्रत्यास्थ माध्यम में ध्वनि का वेग पढ़ा है कि जहां प्रत्यास्थता जनरेट हो सकती है। तो इन टॉपिक्स को थोड़ा सा डिफर करके लिखें। पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन एक दो बार वीडियोस को देखोगे, एक दो बार इसको रिपीट करोगे तो ये याद हो जाएंगे। बहुत ज्यादा टफ कोई चीज है भी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और लास्ट क्लास में हम इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। ध्वनि का टॉपिक आपके लगभग 3-4 वीडियोस में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट ऊष्मा का टॉपिक रहा हुआ है। एप्लीकेशन हमारी लॉन्च हो गई है, आप एप्लीकेशन पे विजिट करें और वहां से आपको इन सभी टॉपिक्स के पर्टिकुलर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।